So we are beginning with inductors. इंडक्टर्स बोल सकते हैं या सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं. तो पहले इसका एक डेफिनेशन दिखाया जाए. तो लिखते हैं अपने. Whenever a current is established in a closed conducting loop, whenever a current is established in a closed conducting loop, then it produces a magnetic field. Then it produces a magnetic field. This magnetic field has its flux through the area bounded by the loop. This magnetic field has its flux through the area bounded by the loop. And if the current in the conducting loop is changing with time, and if the current in the loop is changing with time, then the flux through the loop also changes, and this results in an EMF, and this results in an EMF that is induced in the loop by changing the current in the same loop. By changing the current in the same loop. This is regarded as self-induction. This is regarded as self-induction. ये खुद के वजह से ही हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? Self-induction. It is regarded as self-induction. तो अपने यहाँ पे लिखते हैं अगला पॉइंट. सर जी हेलो. हाँ जी. एक बार फास्ट रिपीट कर देंगे. मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए. एक बार जो लिखवा है वो फास्ट रिपीट कर देंगे. बीच में एक दो वर्ड छूटा हुआ है मेरा. मैं अभी कैसे रिपीट होगा? एग्जैक्ट वर्ड तो रिपीट होने वाला नहीं है. मैं सिंपल भाषा में फिर से बता दूंगा, आप अपने भाषा में उसको कंप्लीट कर लेना. मैं बोल रहा हूँ कि जब भी एक करंट एस्टेब्लिश होता है क्लोज कंडक्टिंग लूप में, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. वो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंजिंग विद टाइम के वजह से, करंट चेंजिंग विद टाइम के वजह से अगर प्रोड्यूस हुआ है, तो वो खुद जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो भी चेंज करेगा, और उसके वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको अपने सेल्फ इंडक्शन का नाम बोल रहे हैं. तो अगला बात अपने लिखेंगे मैथमेटिकली. अगला बात अपने लिखते हैं मैथमेटिकली. दिस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. मैथमेटिकली the flux through the area bounded by the current carrying loop is proportional to current. The flux through the area bounded by the current carrying loop is proportional to current, and then we write phi is equal to Li, where L is regarded as self-inductance of the loop, where L is the measure of self-inductance of the loop. Is the measure of self-inductance of the loop. अगला लाइन लिखेंगे. It depends upon geometrical construction of the loop. It depends upon the geometrical construction of the loop. और अगला लाइन. The value of EMF induced can thus be written as, the value of EMF induced can thus be written as
E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और अगला लाइन आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब जैसे अपने इसको, मैं फिर से जितना बात लिखा हूँ उस सबको समझाने के लिए एक सिंगल एग्जांपल दे रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा, और अपने उसी को इंडक्टर के तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सो काइंडली लिसन वेरी वेल। ये पूरा बात अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, मिटा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। तो जो इंडक्टर है अपने उसको समझने के लिए वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ सोलेनॉइड। तो अब बात को पहले ध्यान से समझ लिया। तो व्हेन वी कंसिडर अ सोलेनॉइड, तो अपने बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत सारा लूप है जो करंट कैरिंग वायर कैरी कर रहा है। अब बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। So this is a simple solenoid that we have constructed. अब इसमें एक संभव बात है कि इसका लेंथ, पहले अपने बात कर लेते हैं, इसका लेंथ L, रेडियस R, N is total number of turns, तो अपने ऐसा मान रहे हैं। तो ओवर हियर इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, तब अगर ये कोई अगर I करंट कैरी अगर कर रहा है, so if it is carrying a current I, so this solenoid will be producing a certain value of magnetic field. So the value of magnetic field produced, तो लिखते हैं strength of magnetic field, तो मैं लिख रहा हूँ the strength of magnetic field B is equal to mu naught turn per unit length into I। ये हो गया टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू I। तो ये हो गया पहला बात। अब एक बात को फिर विचार किया जाए, विचार अगर करें तो अपने ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, दिस मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू n टर्न्स, अगर मैं एक टर्न को कम कर देता हूँ, है ना भाई, अगर मैं एक टर्न को अगर कम कर दूं या मैं वो भी नहीं करूं, तो आप क्या बोलते हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई वेरिएशन आएगा? बिकॉज देयर आर जनरली अपने पढ़ते हैं कि 4000 टर्न्स है या 1000 टर्न है, तो 999 टर्न विल प्रोड्यूस द सेम मैग्नेटिक इफेक्ट इफ वन टर्न इज मिसिंग। तो मैं अगर ऐसा बोलता हूं, फ्लक्स थ्रू वन टर्न, फ्लक्स थ्रू वन टर्न ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक टर्न के ऊपर कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा? सो दिस फ्लक्स इज इक्वल टू बी इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली बी और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने। तो बी और ए को मल्टीप्लाई अगर करें तो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न इज रिटन एज म्यू नॉट टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू आई, और एक टर्न को अगर अपने कंसिडर करें तो वी आर टेकिंग इट एज पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो अगर अपने लिखते हैं हेंस द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई टी, अब भाई ऐसा n टर्न्स है, so if there are total of n turns, so I can say that the total magnetic flux will turn out to be mu naught n by l I n times of pi r square. So this is the value of total magnetic flux that is produced, the total magnetic flux that is produced. अब अगर मैं इसको टर्न पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में अगर कन्वर्ट अगर कर देता हूँ, so in terms of turn per unit length, small l is written as n by l. So if we express the expression in terms of turn per unit length, तो हम लिखते हैं hence we can write this total magnetic flux as mu naught, ध्यान से देखेंगे जरा, n by l into I
यहाँ पे L से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ पाई आर स्क्वायर L, ये वाला L ऑलरेडी था, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो दो बार n by L बना है, so this can be written as mu naught n square pi r square L into I, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बन के खड़ा हुआ है, so we say from this expression it is clear that if phi is equal to Li, अब क्योंकि अपने बोलते हैं कि since phi is equal to Li, then L can be written as mu naught n square pi r square L is called as self inductance of a solenoid or an inductor. और एन इंडक्टर, तो ये कुछ ऐसा आ गया। और यहाँ पे एक और बात अपन लिख देते हैं कि इसका जो सर्किट सिंबल है वो भी हम लोग इसी के जैसा ऐसा बना देते हैं, so the circuit symbol is also like this. This is the circuit symbol of an inductor, और इसका इंडक्टेंस जो है उसको अपने L लिखते हैं, वो जैसा यूनिट इज हेनरी, ये अपने बाद में भी लिखा देते हैं, ये वाला पेज एक बार खत्म करेंगे। So this is the measure of self inductance that we have done, the measure of self inductance that we have done. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, it is depending upon mu naught n square pi r square L, तो पाई आर स्क्वायर एल जो है ये सभी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, और जो म्यू नॉट है वो मटेरियल ऑफ द इंडक्टर पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए मैंने दिखाया था that it depends upon the geometrical construction. Write a question down. Let us deal with the problem over here. ये याद भी रखेंगे। Write a problem down. What will happen to the inductance of a solenoid? What will happen to the inductance of a solenoid? Clear कर रहे हैं। A part, when the number of turns and length are doubled, keeping the area of cross section same. When the number of turns and length are doubled, keeping area of cross section same. Keeping area of cross section same. And B part, when the air inside the solenoid is replaced by iron of relative permeability mu r, of relative permeability mu r. भैया एक बार बी नंबर रिपीट कीजिए ना। What will happen to the inductance of a solenoid when the number of turns and length are doubled, keeping the area of cross section same? And the next part, when the air inside the solenoid is replaced by iron of relative permeability mu r, of relative permeability mu r. तो चलिए देखा जाए, इसको सॉल्व करें। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला L का, that is equal to mu naught n square pi r square L, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ L ओरिजिनल। अब जब नया चेंजेस जब किया गया है तो इसके लिए बोला गया n एंड L आर डबल्ड, तो इसको अगर मैं लिखे n बाई L तो हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 2L, ये दोनों को डबल कर दिया गया स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम, लेंथ इज डबल्ड तो ये हो जाएगा 2L. So now the value will turn out to be mu naught n square pi r square into 2L. तो अपने बोलते हैं कि L new is equal to twice of L original, तो वैल्यू जो है वो ट्वाइस हो गया।
So new inductance is equal to twice the older value. New inductance will be twice the older value. और अगला बात रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर से अगर रिप्लेस अगर करेंगे तो नया इंडक्टेंस इस केस में हो जाएगा एल एन डैश. सो इट विल बिकम म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल. तो म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम म्यू आर टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू. इट विल बिकम म्यू आर टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू. म्यू आर टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू. अगला लाइन लिखेंगे SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी. SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is Henry. HENRY H. So SI unit of self inductance is Henry. ये आ गया कुछ ऐसा. हेडिंग डाला जाए. अप्लाइंग Kirchhoff's law. Applying Kirchhoff's law for inductor. तो इंडक्टर के लिए Kirchhoff's law लगाया जाए. तो व्हाट वी आर कंसिडरिंग ओवर हियर, पहले सुन लेना ध्यान से, है ना. इंडक्टर क्या करेगा, जो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा, इट विल अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. तो मैग्नीट्यूड तो अपने ऑलरेडी जान चुके हैं, एल डी आई बाई डी टी. तो व्हाट वी विल डू इज, whenever the circuit is given to us, we will replace it with a battery of magnitude L di by dt. जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस मैं ले रहा हूँ, if current is increasing, if current is increasing, so the EMF induced is L di by dt. Now it will oppose the cause, तो करंट को इंक्रीज करने से रोकेगा. So the magnitude of EMF induced will be like this. और अपने इसको इस टाइप के बैटरी से रिप्लेस करेंगे L di by dt. So we will replace it with a battery like this, that it will try to oppose the increase of current into the circuit. So if the self inductance value is given to us as L, and if current is increasing, then we can replace that inductor in this sense. अच्छा, अगर ये दूसरा, अगर अपने एग्जांपल अगर लें कि if the same inductor is there, the same inductor is there, this time we say that the current is decreasing. This time we say that current is decreasing. The inductance is equal to L. So this time what will happen? If the current is decreasing, it will try to increase the value of current. So increase करने के लिए क्या करेगा, ये negative terminal यहाँ पे बना देगा, and then it will become L di by dt. So whenever you are having a inductive circuit and current is increasing or decreasing, so based on that we can replace the inductor in this particular way. We can replace the inductor in this particular way. तो आप L di by dt कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे. And if the current is constant, then no EMF is induced. And if the current is constant, then no EMF is induced. है ना भाई, EMF तभी प्रोड्यूस होगा when di by dt is changing. तो अगर di by dt को अगर अपने constant अगर कर देंगे, so then there will be no change in EMF. फटाफट एक बार इसको लिख ले.
I'm giving you a simple circuit diagram problem. Find VA minus VB when di by dt is equal to 3 ampere per second, and in first case take current is increasing, and in second case take current is decreasing. ये मान करके करेंगे. ये हो गया हमारा टर्मिनल A, ये हो गया टर्मिनल B. So find VA by VB given that current in the circuit is equal to 3 ampere, and we are considering that current is increasing, and in the second part we are considering that the current is decreasing. So based on that, find out VA minus VB. So in the first case when the current is increasing, मैं खाली सर्किट आपको बनाने में मदद कर देता हूँ. करंट अगर इंक्रीज करा तो इट विल ट्राई टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ करंट. सो वी विल रिप्लेस इट विद L di by dt लाइक दिस. ये हो गया AB, ये हो गया 15 वोल्ट, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 5 मिली हेनरी. तो इट विल बी रिप्लेस्ड विद L di by dt. And in the second case the current is decreasing, so it will be replaced with L di by dt like this. ये हो गया A, ये हो गया B, 15 volt, 5 ohm. So if we calculate the value of L di by dt, तो इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया 5 मिली हेनरी, यानी कि 5 into 10 to the power minus 3 हेनरी, and the magnitude of EMF induced is equal to L di by dt is 3, तो 15 millivolt, तो 10 to the power minus 3 volt. तो अब अगर इसके लिए अगर अपने वैल्यू अगर लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 एम्पियर. So the VA minus VB can be written as plus 15 plus IR plus L di by dt. तो 15 और 15 हो गया 30 plus 15 into 10 to the power minus 3 volt. And in this case everything remains the same. बाकी सारे वैल्यू तो सेम ही है. The value will be written as 30 minus 15 into 10 to the power minus 3 volt. So we replace it in this way. Kindly keep a note. इस केस में जैसे वैल्यू कम आया, ऐसा नहीं होता कि हर बार इतना कम आता है, वैल्यू ज्यादा आता है. So I'm clearing it out. Let us move to the next problem, or next topic rather. Energy is stored in an inductor. इसको ध्यान से सुन लेना, इसको मैं अलग तरीके से करूंगा थोड़ा. So I'm drawing a LR circuit. So in this LR circuit, I am considering that there is an inductor, a resistor that is connected to a battery,
and the current is just switched on. जब मैं बोल रहा हूँ current is just switched on, so there is a growth of current in the circuit, and we can replace this as a L di by dt in this way. इसको अपने L di by dt इस तरीके से बना सकते हैं कि करंट अगर इंक्रीजिंग रहेगा सर्किट में तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा. तो अगर मैं इस पूरे लूप के लिए अगर Kirchhoff's law अगर लिखता हूँ, so if I am writing Kirchhoff's for this particular loop in which current I is flowing, so we can say that plus L di by dt plus IR minus E is equal to 0. और अगर अपने अगला लाइन अगर अपने लिखें तो we will write it as E is equal to IR plus L di by dt. अब यहाँ बात को ध्यान से सुनना कि how I am converting this Kirchhoff's equation into a energy conservation statement. तो मैं अगर इसको I से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो this equation will become EI equal to I square R plus LI di by dt. और अब अगर पूरे एक्सप्रेशन को अगर dt से अगर मैं मल्टीप्लाई अगर कर देता हूँ for at a certain instant of time, so we get this expression in this way. और अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट अगर कर रहा हूँ इन अ टाइम फ्रेम, तो इसके लिए जैसे for a certain instant of time, so this will become EIT, this is equal to I square RT, and this will become I di. तो क्या हो जाएगा L I square by 2, increase the power divided by the increase power, तो ये हो गया half L I square. तो we get a expression like this. तो ये साफ साफ एक इक्वेशन अपने को बता रहा है, this is energy supplied by battery, this is energy supplied by battery, this is energy dissipated in resistor, energy dissipated in resistor, और ये हो जाएगा energy stored in inductor, energy stored in inductor. इसको मैं लिख रहा हूँ U is equal to half Li square. This is something new which we have learned. So U is equal to half Li square. इसको एक बार नोट कर लें. Now the value of current which we will be using whenever we will be using this expression is, अगर अपने को बोला है कि एक सर्किट में इसको कनेक्ट किए हैं, बताइए हाफ एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो we will take the steady value of current. जो steady state में जो current का वैल्यू होगा अपने वो यूज करेंगे. We will use the steady state value. वो भी अभी अपने सीख जाएंगे कि what is steady state value. Steady state value मतलब after a long time. After a long time. So let us deal with the last part for today. So I'm clearing it out. We are calculating energy density. तो ये जो हम लोगों ने expression निकाला उसी को अपने modify करेंगे to calculate energy density. तो हम लोगों ने जो एनर्जी निकाला है U, that is equal to half Li square. L का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो L is equal to mu naught n square pi r square L I square. ये वैल्यू हम लोगों ने निकाला. तो if I write energy density, जिसको मैं लिख रहा हूँ U बार, तो मैं लिख रहा हूँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर किया जाए तो ये क्या म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर L अपॉन पाई r स्क्वायर L इंटू आई. क्या वॉल्यूम से डिवाइड अगर करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा. सो एनर्जी डेंसिटी इज टर्निंग आउट टू बी हाफ म्यू नॉट n स्क्वायर आई स्क्वायर. अब अगर अपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का बात करें, सो द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. तो यहाँ टर्म में अगर पे देखें तो म्यू नॉट स्क्वायर अगर होता तो बी स्क्वायर बन जाता है. तो आई एम मल्टीप्लाइंग बाई म्यू नॉट ऑन बोथ साइड. ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई अगर अपने करते हैं, so I am multiplying and dividing by mu naught, and then this expression of energy density U bar, U vector नहीं U bar, and then we get this value as
b square upon 2 mu naught. So this is the value of energy density. b square upon 2 mu naught. एक छोटा सा होमवर्क छोड़ रहा हूँ. होमवर्क ये कि भाई हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब पढ़ा था तो बताया था कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है. तो ऑब्वियस सा बात है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकता. तो ये जो हम लोगों ने एनर्जी निकाला है हाफ Li स्क्वायर, ये किस टाइप का एनर्जी है? ये एक होमवर्क है आपके लिए. ये एनर्जी किस टाइप का है? मोशन तो नहीं रहा कि काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे. आप बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते नहीं. अब जब करते नहीं तो ये किस टाइप का एनर्जी है? So this is a small homework which I am dropping for you. इसके ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे, and we'll meet next class.